रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। बिस्मिल्लाह। बेटा, dear students, today we are going to start on first Ramadan of 2020 lecture 10 of biology chapter 1। आज ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, रोज़ा भी है, तो यानी पहला रोज़ा है रमज़ान का, मेरा भी और आपका भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए और इस इस्तिकामत अता फरमाए। तो बेटा जी, आज हम टॉपिक शुरू करें, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी इंसानियत की खिदमत कैसे करती है। बेटा जी, बुनियादी तौर पर यह किसी भी ह्यूमंस की जो है ना, वो तीन दूसरे बायोलॉजिकल एनिमल्स की तरह तीन बुनियादी बेसिक नीड्स हैं: फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। साइंस ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन to accommodate these facilities। बायोलॉजी का इल्म जो है वो हम ह्यूमंस को ये रोटी, कपड़ा, मकान और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा करने में हेल्प करता है। तो बड़े पैमाने पे जो है वो ज़रा तीन मेजर पॉइंट्स हम कर लेते हैं कि बायोलॉजी, साइंस ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स मैनकाइंड by increase in food production, by combating diseases in humans, and by protecting and conserving environment। आज हम जो है वो इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन का टॉपिक ही कवर कर जाए तो बड़ी बात है। बाकी फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में तो फिर ये दो पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा जी, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। विद द increasing population of humans day by day, we need a huge amount of food from the green fields and gardens or nurseries। तो अभी तो फूड के हमें ज़्यादा मकदार ज़रूरत है, फॉर्म लेवल पे ज़रूरत है, जैसे पोल्ट्री फार्म है, एनिमल फार्म्स हैं, इस तरह से, और प्लांट्स के लिए भी। तो बेटा जी, हम अपनी फूड की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक, 5-6 तरीके हैं, उनमें से आज अभी एक पहला जरा डिस्कस करते हैं कि फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंप्रूविंग द फूड वैरायटीज। फूड वैरायटीज को बेहतर करते हुए, फूड वैरायटीज कौन है? व्हीट है। फूड वैरायटी कौन है? राइस है। फूड वैरायटी कौन है? पोल्ट्री, बर्ड्स हैं, यानी वो चिकन है। और फूड वैरायटीज कौन है? बुफेलोज हैं, शीप्स हैं, गॉट्स हैं, इस तरह से। तो मैंने आपको बड़े बड़े बता दिए, पोटैटोज हैं, तो वगैरह। तो हम अपनी फूड वैरायटीज को इम्प्रूव करते हुए तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? नंबर 1 पे बाय प्रोड्यूसिंग हाई हीट एंड डिजीज रेजिस्टेंट फूड वैरायटीज। ऐसी फूड वैरायटीज हम तैयार करें प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो कि ज्यादा से ज्यादा हमें फूड भी देती हो और खुद बीमार भी ना होती हो, क्योंकि अगर वो प्लांट्स एनिमल्स खुद बीमार हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कम पैदावार देंगे। तो हम हाई हीट एंड डिजीज रेजिस्टेंट फूड वैरायटीज कैसे तैयार कर सकते हैं? बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेटिंग, रिप्रोडक्शन। तो हम क्या वो फूड वैरायटीज में से उन फूड वैरायटीज को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का चांस देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं कि वो फूड वैरायटीज जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी जैसी और औलाद पैदा करते हैं जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा फूड मिले। और वो फूड वैरायटीज जो कम मकदार में फूड पैदा करते हैं हम उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए।
बाय हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको याद हो तो आपने अपनी बैटर क्लास में ग्रेगर जॉन मेंडल का टॉपिक पढ़ रखा है, तो उसमें डिफरेंट ट्रेड्स रखने वाली वैरायटीज को क्रॉस करवाया जाता था रिजल्टेंट हाइब्रिड वैरायटी तैयार करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हम जब वो एक स्पीशी की दो दो वैरायटीज को आपस में क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके फिर जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं उसमें देखते हैं कि क्या हमें कोई बेनिफिट, कोई डिजायर्ड फैक्टर, हमारा मतलूबा कोई नतीजा हासिल हुआ। तो अगर हमें हासिल हो जाता है तो फिर हम उस वैरायटी की आगे क्या वो रिप्रोडक्शन करके उनकी और तादाद बढ़ा देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा बेटा जी, हाई हीट एंड डिजीज रेजिस्टेंट फूड वैरायटीज तैयार करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आप सब जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है? रिमूवल एंड इंसर्शन ऑफ desired genes into other organisms for to get desirable characters। हमारा desirable character क्या है? फूड। तो ज्यादा फूड पैदा करने वाले ना सिर्फ क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेन के अंदर स्टार्च ज्यादा हो, सोयाबीन सीड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद हो। तो हम ऐसे जीन्स को तलाश करेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा मकदार में जो है वो वीट के अंदर स्टार्च ना सिर्फ क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में अच्छा स्टार्च बनाए। और इस तरह से हम ऐसा जीन तलाश करेंगे कि जो ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑयल और अनसैचुरेटेड ऑयल, फैटी एसिड वाला ऑयल जो है वो सोयाबीन में, ऐसे चीज को तलाश करके अपने व्हीट एंड राइस में लगा देने हैं, यानी स्टार्च वाला व्हीट में लगा देना है और जो है ऑयल वाला जो है वो सोयाबीन में लगा देना है। तो रिमूवल ऑफ desired genes and insertion of desired genes into host to get desirable characters. Desirable characters is called genetic engineering and DNA recombinant technology। ये इसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम दो डिफरेंट स्पीशीज का डीएनए एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, रिकॉम्बाइन कर देते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स देते हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? आपकी किताब में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए incorporated into their host into their cells। incorporated का मतलब होता है हिस्सा बने होना। दूसरी तरफ बेटा जी आ जाते हैं किसकी तरफ? कैन बी प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग। फिर हम अपनी फूड वैरायटीज को क्या करेंगे? क्लोनिंग में से गुजारेंगे। किसमें से गुजारेंगे? क्लोनिंग से। हमारी फूड वैरायटीज अब हाई हीट एंड डिजीज रेजिस्टेंस है, तो उनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हुए उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉपीज पैदा कर लेंगे। मैं क्लोनिंग की डेफिनेशन लिख देता हूं। द प्रोसेस इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल copies of individuals are produced। Individuals are called clones। उन individuals को offsprings को क्या कहते हैं? clones। याद रखें ये the process in which identical copies of individuals are produced asexually। एसेक्सुअली, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एसेक्सुअली। क्लोनिंग के बेटा जी कई तरीके हैं, उनमें से एक टिश्यू कल्चरिंग भी है। क्या है? टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग द टेक्निक process the technique in which an organ or organism
is produced asexually from a piece of टिश्यू, टिश्यू के एक पीस से पैदा किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग से भी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पैदा होते हैं उनको भी हम क्लोन्स ही कहते हैं। क्लोनिंग के कई तरीके हैं, तो उनमें से एक क्या है? टिश्यू कल्चरिंग। अब बेटा जी, फूड को इंक्रीज करने के एक मेथड हमने पढ़ लिया, बाय प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। अब हम दूसरा एक पॉइंट के अंदर सेकंड हम जो है वो बाय कंट्रोलिंग डिजीजेस, बाय कंट्रोलिंग डिजीजेस इन फूड वैरायटीज। हम फूड वैरायटीज में बीमारियों को कंट्रोल करके भी अपनी फूड की पैदा, क्योंकि अगर आप हमारे पास हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं तो उनमें फैलने वाली बीमारियां जो है वो हम उनकी ना सिर्फ तादाद को कम कर सकते हैं, वो चिकन मर सकते हैं बीमारी से, तो हमें कम गोश्त मिलेगा, कम अंडे मिलेंगे। इसी तरह से गन्नम के खेत में अगर रस्ट जैसी बीमारी फैल जाती है तो हमें जो वो कम दाने मिलेंगे, कम भूसा मिलेगा, इस तरह की बातें हैं। तो बेटा जी, पहले जरा आपको कुछ एक बेसिक डेफिनेशन सिखाता हूं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं पैथोजन क्या है। एनी एजेंट दैट cause disease, any agent that cause disease in an individual, in an organism is called पैथोजन। पैथोजन जो है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। देखिए, पैथोजन वायरसेस हो सकते हैं, पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैथोजेंस फंजाई हो सकते हैं, पैथोजेंस इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो पैथोजन इंतहाई ज्यादा हाई टेम्परेचर गर्म लू हो सकती है, इंतहाई ज्यादा लो टेम्परेचर इंतहाई ठंड या इंतहाई सर्दी भी हो सकती है, पानी की कमी भी पैथोजन हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो पैथोजन जो है कोई भी ऐसा एजेंट अवामल जो कि बीमारी पैदा कर दे वो। अब जरा एक और डेफिनेशन, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है? तो पेस्टिसाइड्स जो है पैथोजेंस दैट cause disease, pathogens that cause disease in form, बड़े पैमाने पे, फॉर्म से बड़े पैमाने पे, फॉर्म एनिमल्स और प्लांट्स, उनको सॉरी पेस्टिसाइड्स मैंने लिख दिया। पेस्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर पेस्ट्स? आर कॉल्ड पेस्ट्स, इन्हें हम पेस्ट्स के नाम से पुकारते हैं। तो पेस्टिसाइड्स क्या हैं? व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? टॉक्सिक केमिकल्स used to kill, कंट्रोल भी आ सकता है क्योंकि सब में वो किल नहीं करते पेस्टिसाइड्स, बल्कि कुछ के रिप्रोडक्शन के डिस्टर्ब कर देते हैं, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है पेस्ट के अंदर उसको। टू कंट्रोल द पेस्ट। तो बेटा ये पेस्ट्स कौन कौन है? एग्जांपल गिवन, इंसेक्ट्स, हशरात,
तो इसी तरह से फंजाई और बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा। तो ये इस तरह से हर्ब्स भी हैं, एक लफ्ज बोला जाता है वीड एटसेट्रा, वीड्स भी। तो भाई वीड ऐसे प्लांट को कहते हैं प्लांट एट रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस, वो पौधा जो गलत वक्त पे गलत जगह पे मौजूद है। चावल के खेत में जो है, चावल के खेत में कपास का पौधा जो है वो क्या है, वीड है। कपास के खेत में चावल का पौधा क्या है, वीड है। प्लांट एट रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस इज कॉल्ड वीड। तो पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक केमिकल्स यूज्ड टू किल कंट्रोल द पेस्ट। अब बड़ा टॉपिक की तरफ आ जाए। वी कैन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बाय कंट्रोलिंग डिजीजेस इन फूड वैरायटीज। फूड वैरायटीज में बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम फूड वैरायटीज के काजिंग एजेंट्स, डिजीज काजिंग एजेंट्स, पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। पेस्ट कौन है, इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, वीड। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हम करते हैं उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। वो पेस्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। जैसे घर में किंग टॉक्स, मॉर्टीन, ठीक है ना जी, फसलों में बड़े पैमाने पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड, फंजाई को कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड्स, ठीक है ना जी। और इसी तरह से जो है वो वीड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स। लेकिन बेटा जी इसका एक प्रॉब्लम है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब क्या बन गया हमारा पॉइंट, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड से हम पेस्ट को तो कंट्रोल कर लेते हैं और इससे हमारी फूड वैरायटीज जो है वो बच भी जाती है और हमारी फूड प्रोडक्शन में इजाफा भी हो जाता है, लेकिन इट प्रपोजेस सीरियस प्रॉब्लम्स। पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने की कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 पे इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद एयर, वाटर, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती हैं। क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स, तो ये मिक्सअप होकर जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज डिस्ट्रक्शन। हमारे पानी, पीने वाले पानी को, हवा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे लिए वो नाकाफी हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, ह्यूमन हेल्थ, पेस्टिसाइड्स वाली जब फूड्स या पानी जो है वो हम पीते हैं, डिसऑर्डर्स लिख लेते हैं, डिसऑर्डर्स। जब हम पेस्टिसाइड्स वाली चीजें जो है वो फूड के, सब्जियों के जरिए से, फलों की सूरत में, या पीने वाला पानी के अंदर पेस्टिसाइड मिक्सअप हो गई है, फिश में चले गई है, फूड चेन के थ्रू पीने वाले पानी के जरिए से हमारे अंदर पहुंचते हैं, तो वो कई तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, जिनमें से डायरिया जो है, और उसके अलावा जो है डायसेंट्री है, फिर उसके अलावा जो है कैंसर तक ये पैदा कर सकती हैं। और इवन दैट जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनको भी डैमेज कर सकती हैं, आंखों के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती हैं। तो फिर जी अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए। पेस्टिसाइड्स कंट्रोल की बजाय, पेस्ट का इस्तेमाल करने की बजाय किसकी तरफ जाना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ। बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन बड़ा जी आपकी किताब में लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूं दोबारा। कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी पेस्ट आर कंट्रोल्ड
pests are controlled by their parasitic organisms। यानी पेस्ट जो है वो क्या बन जाएंगे, होस्ट बन जाएंगे, और उनको जो है वो दूसरे पैरासिटिक अदर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के जरिए से उनको कंट्रोल किया जाएगा। आपने पढ़ा रखा है कि नहीं, कुछ कीड़े जो है वो नुकसानदेह होते हैं और कुछ कीड़े मुफीद होते हैं। इसी तरह से कुछ बेटा जी बैक्टीरिया जो है वो नुकसानदेह है तो कुछ मुफीद भी हैं। हम पेस्ट के पैरासाइट्स ढूंढेंगे, पेस्ट के क्या ढूंढेंगे, पैरासाइट्स, और उनको इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कि फूड वैरायटीज में डिजीज पैदा करते हैं। तो ऑटोमेटिकली कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या ह्यूमन हेल्थ डिसऑर्डर्स पैदा होने के चांसेस नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एन एफिड जो कि एक इंसेक्ट है, अटैक्स वॉलनट ट्री, जो अखरोट के दरख्त के ऊपर हमला करता है, बीइंग कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया जाता है बायोलॉजिकली बाय ए वेस्ट, एक बिड के जरिए से, दैट पैरासाइट्स दिस एफिड, जो कि उस एफिड के ऊपर पैरासाइट का काम करता है। अब तीसरा बेटा जी क्या है जी के बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद, बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही हमने खुद बायोपेस्टिसाइड्स सिंथेसाइज की हैं। क्या की हैं? बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स आर एक्चुअली genetically engineered bacteria, genetically engineered bacteria that kills pests, and after that suicide themselves, ये सुसाइड का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट, और अपना काम करने के बाद सुसाइड भी कर जाते हैं। सुसाइड का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, themselves। ठीक हो गया ना जी, वो खुद भी मर जाते हैं। तो इस तरह से अब हमने पेस्ट को किनके जरिए से, एक बैक्टीरिया के जरिए से कंट्रोल किया। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है, जो कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, इनका नाम क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स। आखिरी पॉइंट बेटा जी आज का, आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है उसके अंदर एक ये प्रोग्राम है, बेसिकली ये क्या है? एक प्रोग्राम है, एक प्लानिंग है, जिसमें ये ख्याल किया जाता है कि हर कम्युनिटी के पर्सन को, फार्मर को, ठीक है ना जी, साइंटिस्ट को, और दरमियान में जो बिजनेसमैन है, इन सब लोगों को जो है वो शामिल किया जाए फूड वैरायटीज में पाए जाने वाली बीमारियों के मतलब आगाही कि उनके काजिंग एजेंट्स कौन है, वो कैसे फैलती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पूरे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो जरा देखें, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए पार्टिकुलर डिजास्टरस डिजीज or all the common disease of a plant can be achieved by using all relevant, तमाम मुतलका appropriate मुनासिब तरीके और डिजीज कंट्रोल। सच अप्रोच, ऐसी अप्रोच को, ऐसी सोच को, ऐसी प्लानिंग को, ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं जी? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का तीसरा पॉइंट क्या है? फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का तीसरा पॉइंट है
by improving soil fertility. A3 by improving soil fertility. जमीन के जरखेजपन को बेहतर करते हुए भी हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां से इंशाअल्लाह बेटा जी हम फिर दोबारा लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डेफिनेशन ना समझ में आए, व्हाट्सएप के थ्रू पूछें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। शुक्रिया।